तो देखा आपने कि बजट पेश किया गया और हमारे साथ अवनीत सिंह मारवा जी हैं इस वक्त। सर बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री हैं और जानते हैं कि बजट इन्हें कैसा लगा है। सर कैसे देख रहे हैं पेश हुए बजट को आप? सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर बात करा जाए तो कुछ खास नहीं रहा इस बारी बजट में। सरकार ने बड़ा सेफ बजट मैं कहूँगा कि प्रस्तुत करा है। जैसे लग रहा था कि आम लोगों को कि इस बारी कोई रियायत दे ही जाएगी इनकम टैक्स में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स में, जीएसटी में भी। हमें मालूम है कि काउंसिल हमेशा डिसीजन लेती है, बट जब भी कोई देखा है कि बड़ा फैसला जब लेना होता है सरकार ने तो बजट में लेती है, तो वो भी नहीं लिया गया। तो मेरे हिसाब से बड़ा बिलो एवरेज सा रहा है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सबको लग रहा था कि एक तो जीएसटी 18% पे आएगा, जो स्मार्टफोन्स हैं, टेलीविजन हैं और लार्ज अप्लायंसेज लाइक एसी है, उस पर कोई चेंज नहीं करा। एक मूव जो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी रही है कि कोई भी टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो कोई भी नए नहीं लगाए गए हैं, तो एक स्टेबल ग्रोथ आपको मिलेगी उस सेक्टर के अंदर। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट रही है एक आम लोगों को, वो रही है इनकम टैक्स में, क्योंकि इस बारी बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि इस साल हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही है, तो उससे ये 1 लाख रुपए तक आगे बढ़ा सकती है, तो वो भी नहीं मिली। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐलान बहुत सारे वित्त मंत्री ने करे हमारे कि ये सारे, बट उसकी डेडलाइन जो है वो इस बार भी मेरे को लगा थोड़ी मिसिंग रही। 7 साल पहले वित्त मंत्री ने फ्रेट कॉरिडोर का वादा दिया था, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, कोई डेडलाइन उसकी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा सरकार इस समय रुझान दिखा रही है और नए प्रोजेक्ट्स को भी लेके आ रही है, बट इसकी एक सीमा हमारे को तय करनी पड़ेगी और उस सीमा के अधीन ही कोई इंडस्ट्री आसपास लग सकती है। उसके अलावा SEZ जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है कि डिफरेंट SEZs को कंबाइन करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। उससे यह है कि एक आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कोर सेक्टर है वो एक ही जगह पे आ जाएगा और उससे जो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल का SEZ लगाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी रॉ मटेरियल की भी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तो एक कोर सेक्टर आपका जब बढ़ने से उस पर कॉम्पिटिशन, इनपुट कॉस्ट हमेशा से बेनिफिट होता है उसका। जाहिर सी बात है, ये जो आपने बातें बताई हैं, अगर हम आम लोगों से इसको जोड़कर देखें, क्योंकि देखिए व्यापारियों का एक वर्ग है, बाकी नौकरी पेशा भी अलग है, लेकिन अगर इससे कंपैरिजन इन दोनों में किया जाए तो आम लोगों के लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं खास तौर पर, उनके लिए भी कोई ऐसी राहत जो होती है वो नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, जो कई लोग जैसे मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, बिटकॉइन कह लें, आप क्रिप्टो करेंसी कह लें, उसमें है कि अगर अपने घाटा भी आपको हुआ है तो आपको उसका जो टैक्स है वो फिर भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये खास तौर पर एक ऐसा टारगेट सेट किया गया है कि जो व्यापारी वर्ग है या जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं खास तौर पर, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दबाव भरा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल। जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह रही है जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो बड़े ही संतुलन तरीके से करा जाए। हाँ। और उसमें ये सेफ बेट खेलने के लिए कह रही है आम लोगों को। एक बहुत बड़ा ऐलान है डिजिटल करेंसी। आई थिंक एक गेम चेंजर मूव है, जिसमें कि फिजिकल करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी RBI से अप्रूव इसी साल। आई थिंक ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इंडिया के अंदर। आप देखिए रहे हैं कि करीब 4 से 5 सालों में ही डिजिटल जो इकोनॉमी काफी जल्दी से ग्रोथ, काफी ज्यादा जल्दी, और आप देखेंगे डिजिटल करेंसी भी ब्लॉकचेन के थ्रू, जैसे वित्त मंत्री ने बोला है, ये एक बहुत बड़ा मूव है इंडिया के लिए और ये बहुत जल्दी से भी फैलेगा। तो कह सकते हैं बदल रहा है भारत, अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे चेंज जो हैं वो आने लगे हैं। चलिए सुचीन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोड़ते हैं उन्हें अपने साथ। सुचीन जी अर्थशास्त्री हैं और इस वक्त बजट को वो कैसे देख रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। सर स्वागत है आपका। सर कैसे देख रहे हैं पेश हुए बजट को?
जब कोविड आया था तो हमें लगा था कि एक ही सिल्वर लाइनिंग होगी कि गवर्नमेंट का अटेंशन हेल्थ केयर की तरफ जाएगा और दिखेगा कि पिछले हम्म। 70 सालों में हेल्थ केयर को बहुत ही निगलेक्ट किया गया है, और बिल्कुल हमने बिल्कुल। सेकेंड वेव में स्पेशली देखा था कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो हेल्थ केयर पर बहुत फोकस लगता था कि इस बजट में होगा, विच हम्म। इज अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं दिखा है। हम्म। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की गई है और हम्म। बोला गया है कि वो इंटरकनेक्टेड होगा, यूनिक हम्म। हेल्थ आइडेंटिटी आएगा। हम्म। 95 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई, जो हम्म। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कि हम्म। 95 ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। बट वो इम्प्रूवमेंट बहुत ही लो से शुरू होता है। जो हम्म। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफी पीछे हैं हेल्थ केयर हम्म। इंडिसेस में। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का लॉन्च भी हम्म। बताया गया, बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इनके ऊपर क्या एक्शन होगा, क्या इनकरेजमेंट दी जाएगी इंडस्ट्री को। हेल्थ केयर बहुत सालों से बोल रहा है कि हमें इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए, हम्म। बट वो भी नहीं दिया गया है और उसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। हम्म। बहुत दूर दूर की बातें जो हम सोच रहे थे कि 3% ऑफ जीडीपी को हेल्थ केयर पर हम्म। डेडिकेट किया जाएगा कम से कम, जो गवर्नमेंट का 7 साल से प्रॉमिस है, हम्म। उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। और जैसा बताया जा रहा है कि अभी साहब ने भी बोला कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इशू है, स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं उन पर हम्म। 30% टैक्स दिया गया है, और वो उसके लॉसेस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं हम्म। किसी भी तरीके से। हम्म। सो ऑल इन ऑल नॉट अ वेरी एक्साइटिंग बजट फॉर अस, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया हम्म। है। हम्म। तो काफी कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी मिडिल क्लास का, जैसे था कि कुछ टैक्स रिलीफ्स मिले, हम्म। इतनी महंगाई है तो कुछ उसमें रिलीफ मिले, जीएसटी में कुछ रिलीफ मिले कॉमन हम्म। आइटम्स में, तो वो भी अभी तक कुछ हमें दिख नहीं रहा है इस दिखाई बजट नहीं में। दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुचिन जी, जैसे हम बात अभी कर रहे थे यहाँ डिजिटल करेंसी की बात कर रहे थे, आरबीआई लॉन्च करेगी ये करेंसी, कैसे देख रहे हैं जब ये लॉन्च होगी और उससे क्या अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा, जरा ये थोड़ा सा हमें बताएं आप। देखिए ये जैसा कि अभी बोला कि हो सकता है ये गेम चेंजर भी हो यूपीआई की हम्म। तरह। जैसे यूपीआई जब लॉन्च हुआ था तो उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, और वो मैं मानता हूँ कि ज्यादातर अचीव हुए हैं। यूपीआई से बहुत कुछ डिजिटलाइज हुआ है, बहुत हम्म। कुछ स्मूथ हुई है पेमेंट्स। बड़े बड़े देशों में भी इतना इजी नहीं है पैसा एक दूसरे फोन से ट्रांसफर करना, अकाउंट से हम्म। इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर करना। आप देखेंगे अमेरिका में भी नहीं है ये फैसिलिटी। हम्म। हम्म। तो अगर ये एग्जीक्यूट अच्छी तरह किया जाता है तो आई थिंक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बट जैसा हम जानते हैं कि हम्म। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो बहुत एजाइल हैं, और हम्म। इतने सारे वर्चुअल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज और हैं, तो हम्म। उनके खिलाफ कितना खड़ा हो पाएगा ये डिजिटल रुपी, और गवर्नमेंट इसको कितना अच्छा वेल सुचिन मैनेज जी, कर पाएगी, ग्रामीण वो बहुत क्षेत्रों पे मुश्किल बहुत खास ध्यान दिया गया है, ग्रामीणों को काफी जो राहत है इस बजट में हमने देखा है वो दी गई है। क्या जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर किसानों के लिए कुछ ज्यादा किया गया है? किसान जो कि है। जी नाराज भी थे पिछले वक्त में बिल से, उन्हें हालांकि बिल वापसी की भी बात हो गई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं लुभाने की एक बात जो है वो देखी जा रही है इस बजट में, अगर ऐसे देखें तो। जी बिल्कुल, किसानों पर बहुत फोकस है, और मुझे लगता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनको देखकर ही ये किया जा रहा है, क्योंकि हम्म। किसानों की लॉबी काफी नाराज थी इस सरकार से 3 कानूनों की वजह से, जो कृषि हाँ। कानून थे। तो मुझे लगता है कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए काफी फोकस वहां दिया गया है। बट जी। जो ग्रोथ एरियाज हैं हाँ। इंडिया के, जो स्टार्टअप्स हैं, हाँ। इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, हेल्थ हम्म। केयर है, हम्म। उस पर एजुकेशन है, एजुकेशन पर कोई बातचीत कोई नहीं बात देखी नहीं मैंने हुई है, कि जबकि वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्कूल्स को जरूरी है। कैसे बेटर किया जी जी जाए। जी। जी, जी। हेल्थ एंड एजुकेशन अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो बाकी कुछ भी कैसे सब ठीक ठीक होगा? करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं उसके आप। बारे में कोई बातचीत नहीं सुन पाया मैं जी इस जी वजह जी। से। चलिए सुचिन जी, हम अवनीत जी से भी जान लेते हैं। अवनीत जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सभी बातों से जो भी सुचिन जी ने भी कही है, हम चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ सुचिन जी जो कह रहे थे। और मैं कई सालों से ये बोलता आ रहा हूँ कि जो भारत का बजट है वो करीब 5 से 7 गुना डिफेंस का बजट है एजुकेशन से। तो आप हमेशा देख सकते हैं कि हमारे डिफेंस में कितना ज़्यादा हम उस पर तवज्जो देते हैं और एजुकेशन पे बिल्कुल नहीं देते। और हालांकि मैं एक हेल्थ का या एजुकेशन का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जैसा सर ने बोला कि कुछ भी ऐसा हेल्थ केयर के लिए, स्पेशली
आप एक पैंडेमिक के गुजर रहे हैं थर्ड वेव के अंदर। बिल्कुल। ना तो कोई मेरे को वैक्सीन के ऊपर कुछ लगा, ना कुछ आगे बूस्टर शॉट्स के बारे में, क्योंकि जैसे उस दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला था 60 साल के ऊपर, तो अब जो 18 से और 60 के बीच का मेरे को लग रहा था आज को ऐलान होगा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। नेजल स्प्रे पे कल एक बड़ी न्यूज आई, उस पर भी कुछ नहीं बताया गया कि क्या होने वाला है। तो इतने बड़े पैंडेमिक के अंदर बजट में कोई बात ना होना बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। मेरे को तो ऐसा भी मतलब थोड़ा सा हाथ से समझ गया कि कोई पेज तो नहीं स्किप कर दिया वित्त मंत्री ने, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के बाद आप आए हैं और सेकेंड वेव आप देख सकते हैं। तो और एजुकेशन, प्राइम एजुकेशन पे जो पहले गवर्नमेंट का लगा कि काफी फोकस है, बट इस बजट में कुछ भी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में नहीं बात करी गई, सिवाय इसके कि एक चैनल आएगा, वो एक HD कंटेंट देगा और अलग अलग लैंग्वेजेस में आएगा। बट उसके अलावा आई थिंक इस बजट से एजुकेशन में प्लस जो 2 साल से बच्चे नहीं गए, उस पे उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे वो जाएंगे, क्या कब जाएंगे, वैक्सीन के बाद जाएंगे, उस पर कोई ऐलान नहीं करा गया। तो ये बहुत बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जो 2 मेन फोकस है, और हमारी जो कंट्री है वो एक यूथ कंट्री है, बिल्कुल 35 से नीचे सबसे ज्यादा, और ये इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए था, वो नहीं मिला। अच्छा, अब सुचिन जी, आप मानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कई चीजों से कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है? अगर हम परिवहन विभाग की बात करें, कुछ खास बातें जो हैं वो कही गई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। जैसे ट्रेन के किराए की यहाँ जिक्र करें, अगर हम हवाई यात्रा का जिक्र करें, किसी भी तरह की यात्रा का अगर हम जिक्र करें जिससे परिवहन सीधे सीधे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी कमी लगी है। कि मानते हैं आप कि हाँ थोड़ा कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही काफी हद तक चरमरा रही है और यहाँ इस पर भी काम होना बहुत जरूरी था? जी, मुझे लगता है अवनीत जी ने ठीक कहा कि शायद कोई 1-2 पेजेस उस टैबलेट से स्किप हो गए डिजिटल बजट प्रेजेंटेशन के कोशिश में। ATF तो ऑन द कॉन्ट्री कल रिकॉर्ड हाई लेवल पर बढ़ाया गया है उसका प्राइस, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। हम सोच रहे हैं कि उनको इनकरेज किया जाएगा बिकॉज दे आर कमिंग आउट ऑफ अ बिग स्लम्प नाउ, और थर्ड वेव अब खत्म हो रही है, तो उम्मीद है कि ट्रैवल अपटिक दिखेगा। बट जैसा एक और मेजर पॉइंट है कि हमारी एक इंटायर जनरेशन 2 साल से कोई फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम नहीं ले पाई है। अगर हम मिडिल क्लास और अपर क्लास को छोड़ दें, जो बहुत कम है जिनके पास अपनी डिवाइसेस हैं, अपने फोन्स हैं, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप देखेंगे ग्रामीण एरियाज में, स्लम्स में 90% घरों में एक फोन है जो पिताजी लेकर जाते हैं काम पर, पीछे बच्चों के पास ना कोई फोन है ना इंटरनेट कनेक्शन है, वो स्कूल्स बिल्कुल मिस कर चुके हैं। तो उन 2 साल से जो बच्चे गायब हैं एजुकेशनल सिस्टम से, उनके क्या प्लान है? जो 2 साल से हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पाए हैं लोग क्योंकि लॉकडाउन है, पैसे खत्म हो गए हैं, उनकी इनकम नहीं है, उनके लिए क्या प्लान है? ये जानने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था। मुझे लग रहा था कि एक डिटेल्ड गोइंग बैक टू वर्क एंड गोइंग बैक टू स्कूल एक प्लान बनाया जाएगा और उसको शोकेस किया जाएगा, बट वो मुझे अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल देखने को नहीं मिला। वो देखने को नहीं मिला है। क्या क्या चीजें अवनी जी, कौन कौन से ऐसे बेसिक्स जैसे कहते हैं, बेसिक्स पर कुछ ऐसा खास काम ही नहीं हुआ? ऐसे ऐसे कोई अहम बिंदु, ऐसे जरूरी जो पॉइंट्स हैं उन पर काम होना चाहिए था और वो हुआ नहीं, क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात है महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं। इन्फ्लेशन पे सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। वो अपनी पीठ थपथपा रही है GST की कलेक्शन की वजह से। GST की कलेक्शन तो बढ़ेगी जब इनपुट कॉस्ट 20 से 30 जो रॉ मटेरियल है पिछले 1 साल में बढ़ गई है। जब वो बढ़ेगी तो आगे एंड कंज्यूमर पे भी जब टैक्स ज्यादा पड़ेगा, इट्स अ सिंपल मैथ, तो वो हमेशा से GST कलेक्शन बढ़ेगी। आपको ये हैरानगी की बात होगी, रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी तक की चरम सीमा पे हैं। मोस्ट ऑफ देम, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, कोई भी कच्चे दाम की बात कर लीजिए, और अभी कच्चे तेल की कीमतें भी 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। तो इस सारे चीज़ों को अगर ली जाए तो महंगाई पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि सेंटिमेंट मार्केट का कैसे इम्प्रूव करा जाए, एंड उसी के वजह से कंजम्पशन ज्यादा हो गई। उस पर कोई बात हुई नहीं। मेरे को लगता है अगेन जैसे कि 20-21 में डी ग्रोथ देखी गई कई सेक्टर्स में, अब मेरे को दोबारा से लग रहा है कि डी ग्रोथ की तरफ फिर ना चले जाएं, बिकॉज इन्फ्लेशन हमेशा से, महंगाई हमेशा से इम्पैक्ट करती है भारत में।
बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज जो है वो नजर भी आई, बिल्कुल सही कहा आपने। कई ऐसे पेज हैं, ऐसा लग रहा है कि वो छूट गए हैं। सुचिन जी, ये बिल्कुल सही बात अपनी जी ने कही, और बिल्कुल लग भी ऐसा रहा है कि कई ऐसी, अभी तो कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से शिक्षा की हमने बात कर ली है, हमने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर ली है जिसमें कुछ खास सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और आम लोगों के टैक्स रिबेट की भी हमने बात कर ली, और ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिन पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत थी, जिससे अर्थव्यवस्था जो है उसे बेहतर करने के जो कारगर कदम जो है वो सरकार उठाने की कोशिश कर रही हो, या उस पर बातचीत की गई हो? मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेशनरी स्टेप्स को जरूर चॉकआउट करना चाहिए था वही वित्त मंत्री जी को, कि कैसे कैसे लड़ा जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। रेल बजट अगर आप देखें तो एक पूरा सेपरेट रेल बजट होता था कुछ साल पहले तक, बट इस पूरे बजट में भी रेल का कोई मेंशन नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव बताया गया था कि हम वाटरवेज को ऑपरेशनल करेंगे, उनमें सारा कार्गो वहां से ट्रैवल होगा तो कार्गो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, उन की कोई मेंशन नहीं है। एयर कनेक्टिविटी, न्यूअर एयरलाइंस कमिंग इन, ओल्डर एयरलाइंस स्ट्रगलिंग विद डेट एंड मैसिव layoffs because of the pandemic, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। होटल इंडस्ट्री कितना उन्होंने सफर किया है, होटल इंडस्ट्री ने लॉकडाउन की वजह से, ट्रैवल बैन्स की वजह से, काफी होटल ओनर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो पूरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इट सेल्फ, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एंटरटेनमेंट, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई है। जिम, स्पास, ये सब जो काफी जो सेक्टर स्पेशली जो लॉकडाउन से और पैंडेमिक से हिट हुए हैं, तो जैसा अमीश ने बोला पूरे पैंडेमिक के हम गुजर रहे हैं एक तीसरी बड़ी वेव के दौरान, और इसके बारे में कोई ज्यादा मेंशन नहीं है एक्सेप्ट ओपनिंग में कि जो अपने उन्होंने विचार व्यक्त किए शुरू में बस, बट बाकी जिन जिन सेक्टर्स पर मैसिव असर आया है उस पर कोई ज्यादा मैंने नहीं देखा। और जैसा मैं बता रहा हूँ यही है, हेल्थ केयर, बजट कम, मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा है, बजट कम, मैनिफेस्टो ज्यादा लग रहा है। अपनी जी मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल, इसमें बजट मैं जैसी कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें छूटी। हमेशा से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स पे हमेशा से वित्त मंत्री काफी टाइम लगाया करते थे। इस बारी ना कोई देखा किसी ड्यूटी, सिर्फ जेनरिक बात करके, और एक मैं कहूँगा कि जैसे कि एक किसी को लॉलीपॉप दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि वो हमारा बैकग्राउंड है, स्मार्टफोन के लेंस और एक और कंपोनेंट के ट्रांसफॉर्मर पे, जो इतना बड़ा उस पर योगदान भी नहीं है उसका। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे ज्यादा आइडेंटिफाइड 5 सेक्टर्स एंड lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication, and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. Sir, also people wanted to know what the government is going to do about say digital economy, like digital assets like that is there. Plus, the most important, digital currency has been permitted. You know it very well. Therefore, we are very happy about it. Thank you. तो ये देखिए, ये अभी हम सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। सुचिन जी, आपने भी सुना होगा, पूरी तरह से संतुष्ट और कहते हैं कि बहुत बढ़िया बजट है। जैसा आपने ही कहा गीतांजलि जी, मैनिफेस्टो तो देखिए पार्टी वर्कर्स के लिए अच्छा ही होता है। जो मैनिफेस्टो बताया गया है वो एक अच्छा मैनिफेस्टो है। रविशंकर प्रसाद जी अनफॉर्चुनेटली आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं, क्लैम्प डाउन कर रही है सरकार, तो मुझे नहीं लगता कि उनको दिल से कहना चाहिए था कि अच्छा है। क्रिप्टो पर काफी ज्यादा एक्शन लिया गया, तो आई थिंक थोड़ा बैलेंस्ड व्यू लेना चाहिए सबको रिएक्शन में। देखिए अच्छी चीजें जो मैंने बताया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पर बात हुई है, विच इज वेरी गुड। नेशनल मेंटल हेल्थ पर कुछ डिस्कशन शुरू हुई है, जो हमारा सबसे डिसरिगार्डेड एरिया है हेल्थ का, वो अच्छा है। बट ओवरऑल अगर देखें तो हेल्थ, एजुकेशन और सेक्टर्स हिट बाय, मतलब जो जरूरी जगह थी वो तो खाली रख दी गई है, जो जरूरी बातें थी उन पर तो बात ही नहीं की गई है। और कहीं ना कहीं ये जो बजट है, जैसे लोगों को उम्मीदें थी
कि हमारे लिए कुछ बहुत होगा, खासतौर पर जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ व्यापारी वर्ग, आप नौकरी पेशा वर्ग जो भी हैं वो चाह रहे थे कि देखिए हर कोई बजट से अपनी जी अपनी तरह की उम्मीद रखता है, किसान बजट से अपनी तरह की उम्मीद रखता है, इसके अलावा जो नौकरी पेशा है वो अपनी तरह की उम्मीद रखते हैं, व्यापारी अपनी उम्मीद रखते हैं, लेकिन सबकी उम्मीदें जो हैं वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ खास पूरी होती नजर नहीं आई अवनी जी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी एवरेज किस्म का बजट इन्होंने दिया है। और जो काफ़ी फोकस, जैसे हमने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के कारण वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहा। 80 लाख घर देंगे इस साल सुपर अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर, वो एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन अल्टीमेटली जो आंकड़े अगर आप उठा के देखें पिछले 5 साल के, वो मैच नहीं होते। वो हमेशा ऐलान तो बड़ा करते हैं बट ग्राउंड लेवल पे रियलिटी हमेशा डिफरेंट रहती है। इसके अलावा उन्होंने किसानों को भी लुभाने की कोशिश करी, एमएसपी पे बात करी, जो सबको मालूम है कि जैसे 1 साल से विरोध के कारण उनको कुछ ना कुछ किसानों को भी देना था, बट इन टर्म्स ऑफ वो भी काफी ज्यादा जेनरिक रहा, डीप नहीं गई। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए इस बारी बजट के अंदर ये नहीं कह सकते कि ये चीज महंगी होगी, ये चीज सस्ती होगी, बड़ा जेनरिक सा उन्होंने दिया जो गवर्नमेंट की बिल्कुल बिल्कुल। पहले लोगों को उम्मीद होती थी, छोटी छोटी चीजों से उम्मीद होती थी, भाई इस पर कितना कम होगा, हमारे लिए हमारी जेब को कितना फायदा होगा, वो तो बात दिख ही नहीं रही है। सचिन जी, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीणों की हम बात कर रहे हैं, लग रहा है कि ओवरऑल जो सबसे ज्यादा मिला है वो शायद यही हिस्सा मिला है, लेकिन लग रहा है कि जो हिस्सा वहां मिला है वो भी अभी नाकाफी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जुड़ सकती थी, उन पे भी ख्याल किया जा सकता था, उनकी बात की जा सकती थी बजट में, लेकिन वो बात उसमें भी नहीं। देखिए गीतांजलि जी, जब भी हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इमेज वही बना लेते हैं कि किसान है, खेती है, इरिगेशन है, पावर है, बट एस्पिरेशंस भी तो देखिए ना, हर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो उसको पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा, वहाँ एजुकेशन का क्या स्टेटस है। और 6 करोड़ भारतीय हर साल गरीबी रेखा से नीचे गिर जाते हैं जस्ट ड्यू टू हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ केयर का जो शॉक लगता है, उनको बीमार होते हैं, घर बेचना पड़ता है, खेत बेचने पड़ते हैं। तो सिक इकोनॉमी कैन नॉट बी अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, जब तक ये रिगार्डलेस ऑफ योर फाइनेंशियल, सोशल और ज्योग्राफिकल कंडीशन, अगर ये 3 चीजें आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल है किसी देश को भी डेवलप होना। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे तो हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट हर लेवल पे, चाहे आप बिल्कुल गरीब हो चाहे बिल्कुल अमीर हो, हर कोई एक ही एक्सेस करता है ना। एक ही हॉस्पिटल में सब जाते हैं, एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में सब पढ़ते हैं, मेट्रो सब इकट्ठे पकड़ते हैं। तो जब तक ये हम लेवल नहीं करेंगे प्लेइंग फील्ड बेसिक्स का, तब तक आगे की चीजों के लिए बात करना बहुत दूर का ख्वाब है हमारे लिए। सचिन जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, इस पर मैं अवनी जी की राय जानना चाहूंगी। डेवलपमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं और बजट में अक्सर होता था कि इसको लेकर भी बात होती थी कि देखिए हम ये करने वाले हैं, भले ही वो कितना होगा वो तो आने वाला वक्त तय करता है, फिर अगले बजट में पूछा जाता है कि भाई पिछली बार भी कहा था इस बार नहीं, वो कंपैरिजन चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ खास बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई है बजट में। आई थिंक डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि वो हमारे रोड मिनिस्टर जैसे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो वो मेरे को लगता है एक्टिव रहते हैं और बताने के लिए कि कौन कौन सी नई स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं। और जो मेरे हिसाब से जो स्कीम्स आने वाली थी, एटलीस्ट वित्त मंत्री को आज पेश करना चाहिए था कि ये जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स हैं ये लेके आ रहे हैं। जैसे सर ने हमारे को बोला कि वाटर को जो वाटर बॉडीज को जोड़ने की ये 7 साल से प्रक्रिया करते, मैं तो कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से आई थी स्कीम, अभी तक ये लागू नहीं हुई। और जो फ्रेट है वो मैं कई जगहों पे पहले भी बोल चुका हूँ, 10x 10 गुना बढ़ चुका है लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक्स पे गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए था। हमने पत्र भी लिखा है कितनी बारी, उसके बावजूद जो अभी फ्रेट कॉरिडोर बनना था उससे काफी ज्यादा बचत हो सकती थी। दिल्ली मुंबई रोड, उसकी कंप्लीशन की बात हो सकती थी यहाँ पे, जिससे कि सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री लगा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा है आसपास के क्षेत्र में, उसको मालूम होना चाहिए कि कब तक ये आएगा, हम कहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक जगह गवर्नमेंट कहती है कि हमारे को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर केवल बनना है, बट उसके अंदर अगर हम
टैक्स को 28% रखते हैं, पीएलए स्कीम्स आधे इलेक्ट्रॉनिक्स पे देते हैं, आधे पे नहीं देते, हम ग्लोबली तो वैसे भी compete कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पे एक काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था वित्त मंत्री को, जो मेरे हिसाब से वो इस वाले बजट में नहीं दिया। चलिए, ये आप ही के लिए अब अगला जो पॉइंट है, अभी मैं देख रही थी इसी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है, जिसमें बजट में बड़ी सौगात कह रहे हैं, माना जा रहा है इसे, बैटरी स्वैपिंग जो फैसिलिटी है उस पर, उसको बढ़ाने का जोर जो है वो रहेगा गवर्नमेंट का। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? काफी ये अगेन ये माफ कीजिएगा अवनीश जी, आपको रोकूंगी, इस सवाल का उत्तर मैं आपसे लूंगी। फिलहाल शशि थरूर को in this budget. It's an astonishingly disappointing budget. In fact, when you look at or listen to the speech, of which we don't yet have a written text, no mention of MNREGA, no mention of defence, no mention of any of the urgent priorities facing the public. We are facing terrible inflation and there is no tax relief for the middle class. This is a completely, this is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. Now it's India at 100. अभी 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए। बहुत बुरी बात है। These are all slogans. I mean, there's absolutely no substance that we could see behind any of the slogans and pronouncements of the finance minister. So what about digital currency, the announcement that RBI will come up with its own digital currency and other crypto will be taxed? Well, I mean, it's very clear that as far as digital currency is concerned, the government was heading in that direction. And to the best of my knowledge, the reasonable proposition, I don't think we'll be criticizing that. But what we are more concerned about is the lack of substance for the common Indian citizen in this bill, in this budget. The speech has left us feeling completely underwhelmed. It's a damp squib. Thank you so much, sir. लीजिए, शशि थरूर जी भी ऐसा लग रहा है हमारी चर्चा में ही शामिल हैं, जो हम बात कर रहे हैं वही शशि थरूर जी कहते नजर आए। अवनीश जी देखिए, वो जो वही कह रहे हैं, स्लोगन्स और अनाउंसमेंट के अलावा बजट के अंदर इन डेप्थ जो चाहिए था वित्त मंत्री से, वो इस बारी बजट में नहीं देखने को मिला। और कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई थिंक हम करीब 3 से 4 साल लेट हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट इस पर अब जागी है। हमारे करीब 5 से 8 लाख स्टेशंस अभी तक तैयार हो जाने चाहिए थे, बट जो एक ऑटोमोबाइल लॉबी है हमारी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके कारण इलेक्ट्रिक को बढ़ावा नहीं मिला। अब जब देखा जा रहा है कि जैसे कि कच्चे तेल की निर्यात बढ़ती जा रही है और हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे एक पूरा एक इंडस्ट्री है जो पूरी वर्ल्ड के अंदर मतलब काफ़ी रेवोल्यूशन चेंज करती जा रही है, तो इसके कारण अब नए आप देख रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर कोई नए बिग अनाउंसमेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक में। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है और लोग पसंद भी कर रहे हैं इन सब चीजों को ना, इस बदलाव को लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि मैसिव सेक्टर है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह फिर एक देश पे अगर निर्भर हो जाएंगे, फिर इसमें तो आपको डे 1 से आत्मनिर्भर की बात करनी पड़ेगी। और बैटरी सेल और अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, आपको इंडिया में इसकी पीएलए स्कीम बनानी चाहिए और यहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरा 100% इकोसिस्टम जोड़ने के लिए होनी चाहिए। यानी कि इस और ध्यान देना जरूरी था और इस पर कुछ और ज्यादा जो है बात होनी चाहिए थी, बजट में कुछ और दिखना चाहिए था। सुचिन जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है सर, तो सुन रहे होंगे आप, शशि थरूर को हम सुन रहे थे। अब देखिए, सरकार कहेगी कि नहीं जी वो तो विपक्ष के हैं, तो वो तो बजट में कमी निकालेंगे ही, लेकिन हमारी चर्चा भी इसी दिशा में है कि बजट में कुछ चीजें जो हैं, जैसे अवनीश जी ने कहा कि कुछ पेपर्स जो हैं वो शायद छूट गए हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अब जैसे इस पूरे बजट को ओवरऑल देखा जाए, चूंकि टाइम अब हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है, ओवरऑल इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ओवरऑल मेरे ख्याल से प्रतिक्रिया वही है जो मार्केट की है। देखिए, मार्केट इज द बेस्ट जज ऑफ योर वैल्यू। ओवरऑल ये था कि मार्केट स्पीच से पहले उठी थी इस एंटिसिपेशन में कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है, बहुत सारी चीजें होंगी, बट आफ्टर द स्पीच कोई ज्यादा मार्केट में रिएक्शन नहीं है। तो हमारा भी वही है, वी वर वेरी होपफुल एंड वेरी ईगर, स्पेशली जैसा मैंने कहा हेल्थ केयर और एजुकेशन में मुझे लगता था बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होगी, क्योंकि इतना हमने सफर किया पिछले साल हेल्थ केयर में। मतलब हम बजट की बुक तो देख रहे थे, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा जो पेपर्स होते हैं वो ब्लैंक थे, ऐसा माना जाए।
अवनीश जी, आपकी फाइनल कमेंट ऑन। मेरा फाइनल कमेंट ये है कि बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए था। स्लोगन और अनाउंसमेंट के अलावा वित्त मंत्री को सीरियसली इन्फ्लेशन पे, हेल्थ केयर पे और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए था। आत्मनिर्भर, हमारे प्रधानमंत्री जी दो सालों से कह रहे हैं, आत्मनिर्भर पे कोई बात नहीं हुई। तेल के अलावा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है, सेकेंड हाईएस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका रोड मैप क्या है वो हमारे बजट में है ही नहीं। अब मेरे को नहीं मालूम कि 22-23 के अंदर क्या रोड मैप रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। बिल्कुल। 1 ट्रिलियन की ये मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी सुन लेते हैं। पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में, जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। चलिए, बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बात होनी चाहिए थी वो इस बजट में नहीं मिली। अवनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम बजट पर खास बातचीत के लिए। तो बजट में उम्मीदें थी लोगों को कि कुछ बहुत ही खास आने वाला है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। आम लोगों को थोड़ी निराशा हाथ लगी है। बजट पर लगातार हमारी कवरेज जो है वो जारी है। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।